आज का पहला क्वेश्चन है आपका, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। और ये क्वेश्चन देखिए बीएसईबी मतलब बिहार बोर्ड 2019 में सेट ए में पूछ रखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए मुकुलन, बी विखंडीकरण, सी परागन, डी इन सभी के द्वारा। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः मुकुलन के माध्यम से होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। ये भी आपका बिहार बोर्ड 2019 में पूछ रखा है सेट ए में। क्वेश्चन कह रहा है युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन आपका है हैप्लॉइड एक गुणक, डिप्लॉइड द्विगुणक, पॉलीप्लॉइड बहुगुणक, नलीप्लॉइड अगुणक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैप्लॉइड एक गुणक। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नांकित में से किस में पादप काय अगुणित होता है। ए शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफाइट्स, डी इन सभी के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शैवाल और कवक ब्रायोफाइट्स के ही कारण निम्नांकित में पादप अगुणित होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ये 2020 में पूछ रखा है बिहार बोर्ड सेट ए में। ऑप्शन आपका है राइजोम, जड़, ट्यूबर, बल्ब। तो अदरक का कायिक प्रवर्धन हो जाएगा राइजोम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइजोम से। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंद किसका रूपांतरण है। कंद किसका रूपांतरण है। ए कली का, बी तना का, सी जड़ का, डी संचित जड़ का। तो ये इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जड़ का। कंद जो है ना जड़ का रूपांतरण होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है काजू निम्नांकित में कैसा फल है। काजू निम्नांकित में कैसा फल है। यथार्थ फल है या बैरी है या नट या इनमें से सभी। तो आप कमेंट करके बताएं। और हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नट। काजू एक निम्नांकित में से नट जैसा फल होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका न्यूमुलस निर्माण किस में होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2019 में सेट सी में पूछ रखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूमुलस निर्माण किस में होता है। ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पंज में। न्यूमुलस निर्माण हमेशा स्पंज में ही होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका दे रखा है 124, 31, 30, 62। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 62। चलिए तो अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपका है केचुआ प्राणी है। केचुआ जो होता है कैसा प्राणी है। एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी है या नपुंसक है। तो इसका कमेंट करके आप ज़रूर बताएं वीडियो में। चलिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी। केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। अगला प्रश्न आपका है इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है।
इसमें से कौन सा भाग अगुणित होता है? तो बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसमें से कौन सा भाग अगुणित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराग। पराग का भाग अगुणित होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन आपका दे रखा है और बताना है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो बहुत सिंपली आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ब्रायोफिल्म, जलकुंभी, केला, अगेव। तो चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कह रहा क्वेश्चन कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इसका ऑप्शन नीचे है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जलकुंभी, बी हाइड्रा, सी कमल, डी धान। कौन है जो पानी में रहकर पूरे ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, अपने ओर खींच लेता है? चलिए तो कमेंट करके बताएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो अपने आप को कायिक प्रवर्धन करके वो तालाब या नदी में पूरे अपने आवरण को छींक लेता है, और जितने पानी में ऑक्सीजन रहता है वो अपने आप अवशोषित कर लेता है उसे। तो क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा था यहाँ कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो पानी में जो ऑक्सीजन होता ही है, हम लोग जानते हैं, और ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, वो जलकुंभी होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक या मुकुलन? तो चलिए बताइए, जब नर और मादा गैमेट एक दूसरे से युग्मन करते हैं तो यह कहलाता है हमेशा लैंगिक जनन। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंगिक जनन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य चक्र ऑस्ट्रस साइकिल्स पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? मध्य चक्र ऑस्ट्रस साइकिल्स पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इन सभी में। मध्य चक्र जो होता है ऑस्ट्रस साइकिल्स इन सभी में पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि मानव में जो होता है, मानव में मैस्टर साइकिल्स कहते हैं, अर्थात मासिक चक्र कहते हैं। मानव हमें हमेशा मादा में मासिक चक्र पाया जाता है, मासिक चक्र होता है उसमें। और गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में मध्य चक्र ऑस्ट्रस साइकिल होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, बाह्य, आंतरिक, जल, हवा। उस श्रेणी के पौधों में निषेचन कहाँ होता है? बाह्य होता है, या आंतरिक होता है, आंतरिक में होता है, या जल में होता है, या हवा में होता है? तो इसका सिंपली ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक में। उच्च श्रेणी मतलब उस श्रेणी का कहने का अर्थात है, उस श्रेणी मतलब उच्च जात वाले पौधे हो या इंसान, मनुष्य, मानव, जीव जंतु जितने उच्च वाले हो, वो सभी में निषेचन हमेशा आंतरिक होता है। और जो निम्न वर्ग के होता है, जैसे पैरामेसियम हो गया, शैवाल हो गया, ये सब हो गए ना, अमीबा, ये सब निम्न वर्ग की प्रजातियाँ होती है। तो इसमें हमेशा बाह्य, जल, हवा में निषेचन होती रहती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपका उच्च वर्ग श्रेणी के, तो जिसमें उच्च वर्ग श्रेणी के पौधे भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, मानव भी होते हैं, तो इनमें हमेशा निषेचन, आंतरिक निषेचन होता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सल्ग कंद अर्थात बल्ब का उदाहरण है। सल्ग कंद क्या को ही बोला जाता है बल्ब। तो ये किसका उदाहरण है? अदरक का है, दूब घास का है, या प्याज, या आलू?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज। सलकंद एक आवरण होती है, मतलब झिल्ली होती है, ठीक ना। तो जो झिल्ली होती है वो हमेशा प्याज में ही पाई जाती है। जो पतला पतला झिल्ली होता है ना, उसी को कहते हैं सलकंद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न कह रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। जो स्तनधारियों वाले जीव जंतु जो होते हैं उनका निषेचन कहाँ होता है। अंडाशय में होता है, वसीय भाग में होता है, गर्भाशय में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। हम जानते भी हैं कि ऐसे भी जो होता है निषेचन होता है स्तनधारियों में, तो फैलोपियन नलिका में ही होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्राकृतिक अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है कहाँ। मक्खी में पाया जाता है, या मधुमक्खी में, या मच्छर में, या इन सभी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी में। प्राकृतिक अनिषेक जनन जो होता है ना, मधुमक्खी में पाया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न कह रहा है द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। बीजपत्र होता है, बीजांडकाय होता है, भ्रूणपुष्प या भ्रूण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपुष्प। द्विनिषेचन का परिणाम हमेशा भ्रूणपुष्प होता है, मतलब द्विनिषेचन में आपस में मिलेंगे तो भ्रूण का ही निर्माण होगा, वो भ्रूणपुष्प बनेगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भ्रूणपुष्प में कितने क्रोमोसोम होते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2015 में पूछ रखा है, एक भ्रूणपुष्प में कितने क्रोमोसोम होते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके पिछले एग्ज़ामों में पूछ रखा है, और ये क्वेश्चन आने वाली एग्ज़ाम में भी पूरा के पूरा 100% संभावना है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ जो हर एक एग्ज़ाम में, बोर्ड हो, कॉम्पिटिटिव लेवल हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भ्रूणपुष्प में कितने क्रोमोसोम होते हैं। एन होते हैं, या 2n के रूप में होते हैं, या 3n के रूप में होते हैं, या ए और बी दोनों। मतलब क्वेश्चन कह रहा है ना कि भ्रूणपुष्प में जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस प्रकार के में होते हैं। एन के रूप में होते हैं, 2n के द्विगुणित में होते हैं, या 3n, या ए बी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3n। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो यह क्या कहलाता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, या आंतरिक निषेचन। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि जब संतति की उत्पत्ति हमेशा एकल जनक द्वारा होता है तो इसे हमेशा कहते हैं अलैंगिक जनन। और जब संतति की उत्पत्ति द्विजनक के द्वारा होता है, मतलब दो को उनमें जीव जंतु भाग लेते हैं, तो वो हमेशा लैंगिक जनन कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कह रहा है एकल जनक जिसमें एक ही जीव भाग ले, वो हमेशा अलैंगिक जनन में होता है, और वो निम्न वर्ग के जीव रह जाते हैं, जैसे पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, शैवाल, ये होता है। और द्विजनक में होगा तो लैंगिक जनन जिसमें मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, अगला प्रश्न इसको है फ्रेंड, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपुष्प बनाता है। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2009 में पूछ रखा है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपुष्प बनाता है। अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोलडस, द्वितीयक केंद्रक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक। चलिए तो अगला प्रश्न आपका है स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका 2009 में पूछ रखा है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान सिंपली क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
सी माइटोकॉन्ड्रिया। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? अनॉर्थोफिली, एंटोमीफिली, क्रिप्टोफिली, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफिली। हाँ चलिए बताइए तो चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? जो चमगादड़ के द्वारा परागण होता है पुष्पों में उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोफिली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोफिली। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ अगला प्रश्न आपका है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जो जनक होते हैं, संतति होता है, वो समान जीव की तरह प्राप्त हो सकता है। किससे? बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से, विखंडन से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी विखंडन से। जो जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं तो वो हमेशा विखंडन से ही हो सकते हैं। विखंडन मतलब टूटना, एक से टूटकर जो बनता है ना उससे विखंडन कहते हैं, जो हमेशा अमीबा ईस्ट में होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विखंडन से। चलिए अगला प्रश्न है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी अमीबा तथा पैरामीशियम में, दोनों में। अभी बताया मैंने कि द्विखंडन किस में पाया जाता है और अभी बताया था मैंने उस पर विखंडन। तो जो अमीबा तथा पैरामीशियम होता है ना उसमें हमें द्विखंडन पाया जाता है और ये विखंडन करके एक दूसरे से जनक बनाता है जो हमेशा एक जैसा पाया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न आपका है कि मुगलन, जिसे बडिंग इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, द्वारा जनन किस में होता है? ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछ रखा है बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, फर्न में मुगलन बडिंग द्वारा जनन किस में होता है? तो इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। मुगलन हमेशा ईस्ट में के द्वारा जनन करता है। चलिए तो अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? जो जलकुंभी होता है ना, अभी तो मैंने बताया था आपको कि जलकुंभी एक को ही बंगाल का आतंक कहते हैं, इसके बारे में बताया था। तो प्रश्न कह रहा है इसमें कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 8 माह में, 6 माह में, 5 माह में या 12 माह में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 8 माह में। 8 महीना में जलकुंभी है ना अपने 6,000 से अधिक 65,000 से अधिक पौधे का उत्पन्न कर सकता है। चलिए तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नांकित में कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? ऑप्शन आपको दे रखा है बांस, आम, लीची, जामुन। इनमें से कौन है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प को पैदा करता है? और वो है बांस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही बांस। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड, बस 6 से 7 क्वेश्चन और है, बस सिंपली ख़त्म हो जाएगी क्वेश्चन। चलिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। ऋतुवर्ष चक्र जो होता है वो किस में होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी, चिंपैंजी में। हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से भी। ऋतुस्राव जो होता है ना वो मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है। तो सिंपली इसका यहाँ पर ऑप्शन डी सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्यों के युग्म को अर्थात गेमेट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। एक क्वेश्चन पूछ रखा है, ये क्वेश्चन भी है ये फ्रेंड, ये हमेशा हर एग्जाम में पूछते हैं। सिंपली इसे 12th के बोर्ड में भी हमेशा पूछा जाता है कि मनुष्य की युग्म को अर्थात गेमेट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन आपका दे रखा है 21, 23, 44, 46। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। युग्मकों में हमेशा 46 गुणसूत्र होती है और युग्मनज में 23 जोड़े पाए जाते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अंडपरजक ओविफेरस प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी
अंडप्रजक मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है। अर्थात इसका क्वेश्चन कहने का अर्थात है कि कौन में से कौन सा प्राणी जो है अंडा को देता है। तो मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी देता है और मगरमच्छ भी देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए अगला प्रश्न आपका है फ्रेंड कि जब निषेचन सजीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। हाँ, जब निषेचन, अभी मैंने बताया था कि निषेचन दो तरह का होता है, आंतरिक होता है, बाह्य होता है और हवा के द्वारा भी होता है। तो यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब निषेचन सजीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन, आंतरिक निषेचन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य निषेचन। क्वेश्चन सिंपली यही कह रहा है कि जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो अर्थात इसका सिंपली है कि निषेचन बाह्य निषेचन होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं आपका 34। हाँ, कह रहा क्वेश्चन कि युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, या वायु द्वारा होगा, या हवा द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। युग्मक का स्थानांतरण हमेशा जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है और हवा के द्वारा भी हो सकता है। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नांकित में से किस में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है। मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड मेढक में। मेढक में जो होता है निषेचन हमेशा बाह्य निषेचन होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में जल माध्यम से निषेचन होता है। शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिफोडाइट्स, इन सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड डी, इन सभी से। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए पपीता, बी सरसों, सी मक्का, डी गुड़हल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, जब नहीं पूछ रहा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पपीता। पपीता के द्वारा उभयलिंगी पादप नहीं होता है, ठीक ना। उभयलिंगी, इसमें पपीता उभयलिंगी नहीं है। चलिए तो अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी में 2019 में पूछ रखा है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं और बिहार बोर्ड में भी इससे सवालें पूछी जाती है। हर एक बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, सभी में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखिए एसएससी जीडी में पूछ दिया है कि कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। आपका ऑप्शन दे रखा है अधिवृक्क जिसे अड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, बी गौदुम पीनियल ग्रंथि जिसे कहते हैं, सी पीयूष जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, और डी गल ग्रंथि जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, सिंपली क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में पूछ रखा है। तो इसे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि। हमें पता है कि पीयूष ग्रंथि अर्थात मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ह्यूमरस किस अंग का भाग है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2019 में पूछ रखा है। इसका ऑप्शन है बाँह, पैर, कंधे, गर्दनी जिसे कहते हैं रीढ़। क्वेश्चन है आपका ह्यूमरस किस अंग का भाग है। बाँह का है, पैर का है, कंधे का है, या रीढ़ का है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए बाँह। ह्यूमरस अंग जो होता है बाँह का अंग होता है। चलिए तो अगला प्रश्न आपको देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अगैव में वृद्धि प्रजनन होता है किसके द्वारा। बुलबिल द्वारा, शकर द्वारा, स्टोलन द्वारा, राइजोम द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ए बुलबिल द्वारा।
अगैव में वर्धी प्रजनन हमेशा बुलबुल द्वारा होता है। देखिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है और ये बिहार बोर्ड में 2016-2017 में पूछ रखा है। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, हमेशा इसे पूछा जाता है फ्रेंड, तो इसे हमें अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोक, केचुआ, फीता कृमि, घरेलू मक्खी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो हमें तो पता केचुआ उभयलिंगी है और जोक भी होता है, वो भी उभयलिंगी होता है, और घरेलू मक्खी जो उभयलिंगी नहीं होता है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रखा है 2017 में, और A सेट B C सेट दोनों पूछ रखा है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड इन विट्रो, इन विवो या ए या बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। जो शरीर के बाहर निषेचन होता है ना, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो। शरीर के जो बाहर निषेचन होता है ना, उसे इन विट्रो कहते हैं, और जो शरीर के अंदर निषेचन होता है उसे इन विवो कहते हैं। तो आपको मैंने आज सभी क्वेश्चन को करा दिया जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 1 के थे, और ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, और ये हर एग्ज़ाम बोर्ड हो और कॉम्पिटिटिव हो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं लास्ट यही कहूँगा कि हमारे चैनल को अभी तक जिस किसी भाई ने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।